असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। आज का दिन बड़ा विशेष दिन है और हमारे कुछ रेगुलर व्यूअर्स ने रक्षाबंधन के पौराणिक एवं समसामयिक संदर्भों के बारे में विशेष रूप से जानने की इच्छा व्यक्त किया है। तो उनकी इच्छा का सम्मान है और इस संदर्भ में सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप समस्त दर्शकों को, समस्त देशवासियों को, समूची मानवता को और विशेष रूप से समस्त सनातनी परिवार को, बांधवास्यो भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्, सबको अनंतानंत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। आज रक्षाबंधन है, श्रावण पूर्णिमा है, श्रावण का अंतिम सोमवार है, श्रावणी उपाकर्म का भी आज ही विधान है और अमरनाथ यात्रा का आज अंतिम दिवस भी है। तो बहुत सारे से शुभ योग आज समुपस्थित हैं और इस शुभ योग पर आपको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। इसी अवसर पर हम एक और बात के लिए आप लोगों को आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम आपके आभारी हैं। ये शंकर दिग्विजय यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में 1 साल से अधिक हो गया लगा हुआ था और सनातन साधना पद्धतियों के ऊपर, सनातन ज्ञान विज्ञान के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर अपने प्रेमी व्यूअर्स को यथा सामर्थ्य, यथा संभव अपडेट करने की कोशिश करता रहा है और निस्संदेह इस प्रयास में हमें आपका बहुत बहुत सहयोग मिला है, बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला है और आज हमने 1K सब्सक्राइबर्स की फिगर को टच कर लिया है। हालांकि इसी के साथ यह भी उल्लेख कर देना उचित होगा कि लगभग 10,000 लोग चैनल को विजिट करते हैं और अगर ये सारे लोग थोड़ा उदारता पूर्वक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करते रहें, तो जो फिगर 1K पे अटकी हुई है वो 10K पर भी पहुंचने में विलंब नहीं होगा, क्योंकि इतने लोग निस्संदेह रूप से हमारे कंटेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, चैनल को विजिट करते हैं। तो अगर इतना सब कुछ है तो थोड़ी सी कृपा और भी कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो हमारा उत्साहवर्धन होगा, हमें और ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और जिसका फलित यह होगा कि हम और बेहतर क्वालिटी का कंटेंट लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो सकेंगे। तो एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहेंगे कि अधिकाधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और हम आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने
ऐसे विषय को जो प्रायः नीरस समझा जाता है या कभी कभी क्लिष्ट भी हो जाता है, इस विषय पर दिए जा रहे वीडियोस को भी अपना समर्थन, सहयोग और स्नेह दिया है। तो हम आपके आभारी हैं और इसके लिए आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज ये जो एक हमारे यहाँ पौराणिक परंपरा है रक्षाबंधन की, तो इसके 2-3 पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षण चाहेंगे। उसमें पहली चीज तो यह है कि इसकी पौराणिकता पे थोड़ा सा विचार करेंगे। ये इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग जो है ये हुमायूं से इस परंपरा को जोड़ देते हैं कि बस हुमायूं ने रक्षाबंधन का वो किया था और पता नहीं क्या किया था, गॉड नोस, क्योंकि हिस्ट्री हमारी बहुत डिस्टार्टेड है। तो आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, लेकिन ये परंपरा हमारी जो है वो हुमायूं से नहीं शुरू होती है, बल्कि उससे बहुत पहले से चल रही है और उसको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसका उल्लेख हमारे पुराणों में आता है, महाभारत में आता है और भी प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख हमें उपलब्ध होता है। तो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में रक्षाबंधन की परंपरा का उल्लेख मिलता है और देवासुर संग्राम के समय भी ऐसा बताया जाता है कि जब देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था, उस समय असुर जो है देवसेना के ऊपर भारी पड़ने लगे थे। तो देवताओं के जो प्रधान वो थे देवराज इंद्र, तो देवराज इंद्र जो है गुरु बृहस्पति के पास गए थे और उन्होंने उनसे युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा था। तो गुरु बृहस्पति ने रक्षा सूत्र उनको बांधते हुए विजय का आशीर्वाद दिया था। परिणाम स्वरूप इंद्र पुनः युद्ध में प्रवृत्त हुए और असुरों को परास्त करके विजयी हुए। इसी तरह से वो वेदों का हरण करके जब एक दैत्य जो है वो पाताल में चला गया था, तो उस समय भगवान विष्णु ने हयग्रीव का अवतार लेकर के और उस राक्षस से युद्ध किया और वेदों का उद्धार किया था। वेदानुद्धरते, इसीलिए एक अवतार जो है वेदों के उद्धार के लिए भी उनको लेना पड़ा था, वो हयग्रीव अवतार था। तो वहां पर भी जो है वो रक्षाबंधन की बात आती है। और इसी तरह से सूर्यपुत्री जो यमुना है, उन्होंने अपने भाई यमराज को रक्षा सूत्र से बांधा था। जब बामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से समस्त पृथ्वी का आकाश, पृथ्वी और ये अंतरिक्ष सबको दान में ले लिया था, तो उसके पास रहने के लिए पाताल के अलावा और कोई स्थान नहीं बचा था, तो वो पाताल चला गया था। लेकिन भगवान विष्णु को भी जो है फेस सेविंग के लिए उसे वरदान देना पड़ा था। तो उसने कहा कि वरदान मांगो भाई दैत्यराज, हम तुम्हारी दानवीरता से प्रसन्न हैं। तो उसने मांगा था कि महाराज आप हमारे साथ पाताल में निवास करेंगे। तो भगवान विष्णु प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसलिए उन्होंने तथास्तु का वरदान दिया और पाताल में राजा बलि के पास ही निवास करने लगे। स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया और भगवती लक्ष्मी भागे भागे पाताल लोक में पहुंची और उन्होंने दैत्यराज बलि को जो है वो रक्षा सूत्र से बांधा, अपना भाई बनाया। दैत्यराज बलि ने इस रक्षा सूत्र से बंधन के उपलक्ष्य में बहन स्वरूपा मां लक्ष्मी को कहा कि आप हमसे क्या चाहती हैं, मांगिए। तो भगवती लक्ष्मी ने यही मांगा था कि भगवान विष्णु को आप मुक्त कर दें और इन्हें स्वर्ग में जाने दें, नहीं तो स्वर्ग की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो उस रक्षा सूत्र में बंधने के आभार के फलस्वरूप राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके
वचन से मुक्त कर दिया और कहा कि आप अपने वचन से मुक्त हैं, आप स्वर्गलोक में जाकर के अपना कार्यभार संभालें। तो ये रक्षाबंधन का महत्व है। महाभारत में भी प्रसंग आता है, जबकि शिशुपाल वध की बात आती है तो चक्र सुदर्शन जब उनकी उंगली पे घूम रहा था तो चक्र सुदर्शन के घर्षण से भगवान श्री कृष्ण की उंगली में घाव हो गया और उससे रक्त बहने लगा। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कुछ अंश फाड़ करके वहां पे पट्टी कर दिया था, और इस ऋण से उऋण होने के लिए भगवान कृष्ण ने जो है वो चीरहरण के समय में भगवती द्रौपदी का चीर इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि बड़े बड़े महारथी चीर खींचते खींचते थक गए, लेकिन चीर समाप्त होने का नाम नहीं ली। तो ये सब प्रसंग हैं भगवती सुभद्रा और वो एकानंदा के द्वारा भी श्री कृष्ण और बलराम के रक्षाबंधन का प्रसंग आता है। तो रक्षाबंधन एक हमारी सनातन पौराणिक परंपरा है। ये कोई नवीन परंपरा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हुमायूं से शुरू हुई थी, ये बिल्कुल ही जल्प है और इस भ्रम में न पड़े। ये तो आतताई बर्बर जब से आए इन्होंने हमारे हर मूल्यों को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश किया। इनके अंदर वो सहनशीलता कहाँ, वो सामर्थ्य कहाँ कि हमारे किन्हीं मूल्यों को ये प्रश्रय दे सकें। तो ये तो हुई रक्षाबंधन की पौराणिकता। अब चूंकि ये सनातन परंपरा है, तो हमारी सनातन परंपरा क्या है? सनातन परंपरा का मतलब कि जिसमें अक्षुण्णता है, नैरंतर्य है। ऐसा नहीं कि वो प्राचीन काल में थी आज नहीं, वो चिर प्राचीन है, चिर नवीन है। ये अजस्र जीवन धारा है और इसके अंदर वो क्षमता है कि काल के समस्त प्रभावों को अपने आप में ये आत्मसात करते हुए अपने नैरंतर्य को, अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखती है। इसीलिए ये सनातन है। तो आज की तारीख में भी ये परंपरा हमारे यहाँ चल रही है, अक्षुण रूप से चल रही है, और हर सनातनी परिवार इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। यह तो हुई एक बात। लेकिन इसको मना लेना, परंपरा का निर्वाह कर लेना एक बात होती है, और उसमें निहित जो संकेत हैं, जो संदेश हैं, उनको डिकोड करना और उनको जीवंत रखना एक दूसरी बात होती है। आज की तारीख में ये रक्षाबंधन की परंपरा और भी प्रासंगिक हो गई है और हमें इसके निहितार्थ को, इसमें छुपे संदेश को बहुत गौर से समझने की आवश्यकता है। ये हमारे आज के आधुनिक समाज के लिए बड़ा उपयोगी होगा, जहां पर कि हमारी माताओं बहनों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। कहीं संदेश खाली की घटना हो रही है, तो कहीं आरजी कर हॉस्पिटल में डॉक्टर बेटी के साथ इतना अमानवीय कृत्य हो रहा है। इस तरह की घटनाओं की संख्या कोई सीमित नहीं है, असीमित है। हम उनका बहुत डिटेल में उल्लेख भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मन खराब होता है। हमें तो इन घटनाओं से निपटने का रास्ता खोजना पड़ेगा, इनके समाधान का मार्ग ढूंढना पड़ेगा, और इसका बड़ा अच्छा मार्ग प्रशस्त होता है इस रक्षाबंधन के संदेश को समझकर। देखिए क्या होता है, बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनको निर्भय रहने का आशीर्वाद देती हैं और उनसे अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगती हैं। आज हम इन मूल्यों को भूल गए। हमारे समाज में इतना ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का नारा लगा दिया गया कि आज लोग कहने से भी डरने लगे। इसमें डरने की बात नहीं है। शारीरिक दृष्टि से नारी थोड़ा सा पुरुषों की अपेक्षा कोमल होती है, तो उसको शारीरिक शक्ति की जहां तक आवश्यकता है, तो पुरुष वर्ग का, चाहे वो पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, इसके साथ की आवश्यकता पड़ती है। और जहां इमोशनल सपोर्ट की बात होती है, तो इमोशंस के मामले में नारी सदा से बलवती रही है, तो वो इमोशनल सपोर्ट पुरुष वर्ग को प्रदान करती है। उसके अंदर, उसकी कोशिकाओं में, उसके रगों में जीवन का
आह्लाद का और शक्ति का संचार करती है। तो ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं और इसी आधार पे समाज और सृष्टि पुरस्सर होती है। तो संकेत क्या है? संकेत यह है कि हर घर में स्वतः के स्वयं के सुरक्षा के प्रकल्प हों। हर भाई, हर पिता, हर पति अपने परिवार की, अपने घर की, मां की, बहन की, बेटी की, पत्नी की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हो। ये जिम्मा उसे स्वयं संभालना पड़ेगा। इसके लिए उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और सैन्य प्रशिक्षण की दृष्टि से उसे सक्षम होना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य जो है हर घर के अंदर घुसकर उसके हर सदस्य को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। राज्य के सामने बहुत सारे से चैलेंजेस होते हैं। हमारे राष्ट्र के सामने तो खास तौर से टू फ्रंट वार तो डिक्लेयर्ड है ही। आज की तारीख में उसको टू फ्रंट भी नहीं कह सकते हैं, आज की तारीख में थ्री फ्रंट वार तो डिक्लेयर्ड है, क्योंकि आज की तारीख में जो वेस्टर्न फोर्सेस जिन्होंने ग्लोब को बहुत दिनों तक अपनी कॉलोनी बना के उनका शोषण किया, उनका दोहन किया, वो भी नहीं चाहते हैं कि ग्लोब के वो हिस्से जो कि कभी उनके डोमिनेंस में थे, उनके आधिपत्य में थे, उनके झंडों के अंदर थे, वो आज स्वतंत्र हो सकें, एक आर्थिक इकाई के रूप में विकसित हो सकें, उनके अपने जीवन मूल्य हो, उनका अपना जीवन दर्शन हो। और भारत खास तौर से चूंकि पिछले कुछ सालों में या दशकों में कह लिया, जब बहुत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल का मामला हो, चाहे डिफेंस का मामला हो, चाहे डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो, चाहे फूड प्रोडक्शन की बात हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, तमाम सेक्टर्स में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो उन शक्तियों को ये बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा है, उनको ये पच नहीं पा रहा है कि जिनके रिसोर्सेस पे हम अपना हक समझते थे, जिसके भोक्ता हम हुआ करते थे, आज वो उन रिसोर्सेस के भोक्ता खुद कैसे हो सकते हैं। उनका तो अस्तित्व ही इसलिए है कि वो हमारी सेवा के लिए बने हुए हैं। अब्राहमिक सोच की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, दूसरे को इंफीरियर समझते हैं, और दूसरे को वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स मानते हैं, जिनको कि उन्हें डिसिप्लिन करना है, सिविलाइज करना है, और इस डिसिप्लिन करने और सिविलाइज करने के नाम पे उनके ऊपर हर तरह का अत्याचार, हर तरह का शोषण और हर तरह का आर्थिक दोहन करना है। तो वो सोच आज भी चल रही है। भले हम समझते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया है, अभी हम इस पे बाद में आते हैं, इस पे हम आएंगे, बाद में आएंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, आज का वीडियो कुछ अलग ही तरह का होगा। आज मैं एक एक पारिवारिक माहौल में एक पारिवारिक चर्चा कर रहा हूं, और एक खुशी का वातावरण है, रक्षाबंधन का पर्व है, और हम अपने व्यूअर्स को भी उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं 1K टच करने के उपलक्ष्य में। तो एक पारिवारिक वातावरण में अपने व्यूअर्स के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि वहां पे जो है हमारे सनातन समाज में, प्राचीन सनातन समाज में, हर सनातनी अपने आप में हर दृष्टि से परिपूर्ण होता था। वो उद्यमी भी होता था, वो कृषक भी होता था, वो वॉरियर भी होता था, और वो शास्त्रज्ञ भी होता था। शस्त्रेण रक्षिते राज्ये शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शास्त्र चर्चा वहीं पे हो सकती है जो राज्य शस्त्र के द्वारा पूरी तरह से
सुरक्षित किया गया हो। जहां सुरक्षा का भाव नहीं रहेगा वहां शास्त्र चर्चा कहां से हो सकती है। जब अस्तित्व का ही खतरा मंडरा रहा होगा तो वहां पर तो सारा प्रयत्न अस्तित्व को बचाने के लिए लगेगा ना। वहां पे उच्चतर जो गतिविधियां हैं, मानसिक स्थितियां हैं, उन तक पहुंचने की बात तो कोई सोच ही नहीं सकता ना। तो हमारे यहाँ जो है ये परंपरा थी कि हर सनातनी, हर हिंदू अपने आप में एक लाइब्रेरी भी होता था, साथ साथ एक सेना भी होता था, एक शस्त्रागार भी होता था, और आर्थिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर होता था। जो लोग आज ये भ्रम फैलाते हैं एट्रोसिटी लिटरेचर, फर्जी एट्रोसिटी लिटरेचर छाप के कि हिंदुस्तान में बड़ा भेदभाव था और बड़ा वो था, हिंदुस्तान को इसकी जरूरत नहीं थी भाई। यहाँ पे शोषण विनिर्मुक्त समाज था। यहाँ सबके अंदर इतना हुनर था कि वो जितना चाहे उतना संपदा अर्जित कर सकता था। तो उसे लूट मार करने की क्या जरूरत थी, उसे शोषण करने की क्या जरूरत थी। सब लोग हुनरमंद थे। और इतना हमारी वसुंधरा इतनी रत्न गर्भा थी, इतनी रत्न प्रसू थी कि यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियां, खनिज, सब कुछ का तो भंडार यहाँ पड़ा हुआ था। फल फूल, नदियां, जल, क्या नहीं था यहाँ पे। तो जितनी आबादी थी उसके हिसाब से प्रकृति के पास एबंडेंट रिसोर्सेस थी और सबके पास स्किल थी कि उन रिसोर्सेस को किस तरह से यूटिलाइज कर सके। यहां तो ये था कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसमें हमें उतना ही यूटिलाइज करना है जितने की हमें वास्तव में आवश्यकता है। और मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए परहेज था। आवश्यकता से अधिक उपयोग को चौर्य माना जाता था, दंडनीय माना जाता था। इसलिए प्रकृति का संरक्षण हमारा एक मूलभूत कर्तव्य था। तो हमें समाज में यह आवश्यकता ही नहीं थी कि किसी का शोषण करें और किसी का दोहन करके हम अपने आप को संपत्तिशाली बनाएं। हमारे यहाँ इतनी प्रचुरता थी, प्रकृति ने इतना दे रखा था। हम धर्म के हिसाब से आचरण करते थे और धर्मानुकूल आचरण करने पर प्रकृति हमें आवश्यकता के मुताबिक हर चीज उपलब्ध कराती थी। तो ये आए क्यों, ये बाहर से लुटेरे बर्बर जानवर? इसीलिए तो आए कि उनके यहाँ खाने का ठिकाना नहीं था। जानवरों को मार के जिस समय खाया करते थे, कच्चा मांस चबाते थे, उस समय यहाँ पे सभ्यता अपने सर्वोच्च शिखर पर थी, वैभव अपने सर्वोच्च शिखर पर था। उसी को देख के तो ये सब लूट मार करने के लिए आए। तो ये कौन सा हमको ज्ञान दे देंगे, कौन सी संस्कृति दे देंगे, कौन सी डिसिप्लिन दे देंगे, क्या दे देंगे? तो ये सब फर्जी बातें हैं, इतिहास में मनगढ़ंत कहा गया है। हमारे यहाँ एक शोषण विनिर्मुक्त और न्याय सम्मत व्यवस्था सदा से रही है, सामाजिक व्यवस्था। और उसके मूल में यह था कि हर प्रकल्प, समाज के लिए आवश्यक हर प्रकल्प हर जगह लोकल लेवल पर उपलब्ध हुआ करते थे। उनको सेंट्रलाइज नहीं किया जाता था। सेंट्रलाइज ये था कि राज्य टैक्स लेता था, उससे सार्वजनिक कुछ कल्याण के कार्य करता था, आपदा में काम करता था और विदेशी शक्तियों के साथ वो डील करता था। बाकी जनजीवन सामान्य था और जनजीवन को इतना अधिकार था कि वो राज्य सत्ता को भी धर्म से च्युत होने पर उसको सत्ता से च्युत कर दे। ये डेमोक्रेसी हमारे यहाँ उस जमाने में थी। रामचरितमानस में भगवान राम ने भी कहा कि जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजेऊ भय बिसराई। स्पष्ट रूप से हमको मना कर देना वैसा कार्य करने के लिए, अगर कोई भी चीज नीति के विरुद्ध मैं करता हूं, कहता हूं। तो ये हमारे यहाँ जो है अवधारणा थी राज्य की। और टैक्स की अवधारणा थी कि जिस तरह से सूर्य जो है जलाशयों से जल का शोषण करता है और फिर उनको जल में भाप के रूप में उनका शोषण करता है, फिर जल के रूप में कन्वर्ट करके पूरे जलाशयों को, पूरी धरता को प्लावित करता है, आप्यायित करता है, पुरोहित करता है। वो टैक्सेशन का मॉडल हमारे यहाँ हुआ करता था। तो हमारे यहाँ तो सदा से शोषण विनिर्मुक्त समाज रहा है। तो ये रक्षाबंधन का महत्व है और कि आज हमें भी अपने आप को सामाजिक दृष्टि से, अपने आप को इन लुटेरों, आतताइयों, लव जिहादियों, लैंड जिहादियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है।
वरना अगर हम इन सारे कार्यों के लिए स्टेट के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हमारे स्टेट को एक तरफ चाइना को देखना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखना है, और तीसरी तरफ जो डीप स्टेट की हेजेमोनी चलती आ रही है स्वतंत्रता के बावजूद भी, उसको भी देखना है। तो स्टेट के लिए संभव नहीं होगा भाई। 10-15 लाख 20 लाख की फौज जो है कितने लोगों को संभाल सकती है, कितने घरों को संभाल सकती है। तो इस दिशा में यह भी आवश्यक है कि आर्म्स एक्ट के बारे में जो इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे चोर उचक्के को तो आर्म्स उपलब्ध है, उनको तो दूसरे देश भी आर्म्स पहुंचा जा रहे हैं, लेकिन शरीफ आदमी को आत्मरक्षा के लिए, जिनका रिकॉर्ड कभी भी आपराधिक नहीं रहा, उनको आत्मरक्षा के लिए अगर आर्म्स लाइसेंस लेना हो तो उनको एड़ी का पसीना चोटी पहुंच जाता है। इतना कॉस्टली है और इतने चप्पल तो घिसने पड़ते हैं। तो ये भी गलत होना चाहिए। ये भी मुगलों के राज्य में और अंग्रेजों के राज्य में हिंदू समाज को, सनातनी समाज को कमजोर करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि आप कोई अस्त्र शस्त्र रख ही नहीं सकते हो। इसको भी लिबरल करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि नहीं, इस पे कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर जेन्युइन आदमी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अप्लाई करता है शस्त्र के लिए, तो उसे बिना किसी झंझट के, बिना किसी रुकावट के, न्यूनतम खर्च में अस्त्र शस्त्र उपलब्ध होना चाहिए। हाँ, अगर कोई दुरुपयोग करता हुआ पाया गया तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दो। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा है, अपराधियों के पास 10-10, 20-20 लाइसेंस हैं, हथियार हैं, और वो अपराध कर रहे हैं तब भी उनके लाइसेंस नहीं निरस्त होते, और शरीफ आदमियों के पास लाले पड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा? उनका मन नहीं बढ़ेगा कि हम किसी को भी मार सकते हैं, इनके पास आत्मरक्षा के लिए कुछ है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब रक्षाबंधन की इस भाव को समझना है कि हमें अपने परिवार की, अपने माताओं की, बहनों की, बेटियों की, पत्नी की, सबकी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाना पड़ेगा। ये रक्षाबंधन का त्योहार हमें इसके लिए प्रेरित करता है। इसकी भावना को आज पूरी तरह से आत्मसात करने की, जीवंत करने की आवश्यकता, इसको व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है। तो ये तो हो गई इसकी समसामयिकता। अब हम अपने समाज के सामने उपस्थित चैलेंजेस को जरा सा उकेरना चाहेंगे कि हमारी आवश्यकता सिर्फ अपने परिवार को ही सुरक्षित रखने तक नहीं सीमित है, बल्कि अपने समाज को जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर अपने सैन्य बलों के साथ कंधे से कंधा मिला के हर तरह के सहयोग के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। क्यों? ये ठीक है कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हालांकि यह भी डिबेटेबल है कि आजाद हुआ या उसे डोमिनियन स्टेटस मिला। क्या आजादी इसको कहते हैं कि एक तरफ आजाद होने का जश्न दिल्ली में मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ लाखों लाख हिंदू जानवरों की तरह काटे जा रहे थे, भर भर के ट्रेन में उनकी लाशें आ रही थी। क्या ऐसे समय में कोई राष्ट्र नायक स्वतंत्रता का जश्न मना सकता है और गर्व के साथ कह सकता है कि हाँ, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल? तो ये डिबेट का विषय है, लेकिन इसमें नहीं जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अभी 15 अगस्त बीते भी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। आज 19 तारीख है, रक्षाबंधन का दिन है, तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। तो किस तरह से आजाद हुआ? एक सिंबॉलिक आजादी मिली। वास्तव में अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर किया, अपने ही विश्वस्त लोगों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण किया। इस उनके इस कमिटमेंट के बाद कि वो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई नीतियों को जारी रखेंगे, उनको और मजबूत करेंगे और उनकी गुलामी यथावत चलती रहेगी। गुलामी के जितने भी प्रतीक हैं उनको और परिपुष्ट किया जाएगा। इसीलिए जॉर्ज पंचम की प्रतिमा अभी भी लगी रही। अमर जवान ज्योति पे सिर्फ उन अमर जवानों को याद किया जाता रहा जिन्होंने अंग्रेजों के लिए अन्य मुल्कों के साथ अकारण लड़ाई की और अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए कुर्बान हुए। वो बहादुर थे, उनके वैलर को सलाम करने में हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन
इतराज यहां पे है कि अंग्रेजों के लिए जान देने वाले हिंदुस्तानियों को तो नमन किया जाए, लेकिन जिन्होंने 1962 में, 1965 में, 1971 में और कारगिल के युद्ध में राष्ट्र की रक्षा के लिए या श्रीलंका में शांति स्थापना के क्रम में अपने प्राण निछावर किए, बलिदान हुए, उनका कहीं नामो निशान न हो, उनका न कोई वार मेमोरियल हो, न कुछ हो। कितनी हास्यास्पद बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुल्क कहने के लिए आजाद हुआ, वास्तव में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान, उनका पुलिस एक्ट जो 1857 की क्रांति के बाद 1860 में उन्होंने बनाया था, इस तरह के क्रांति जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जिस पुलिस एक्ट को उन्होंने बनाया था, वो पुलिस एक्ट आज तक चल रहा है। देश की आजादी के लिए प्राण निछावर करने वाले महान व्यक्तित्वों द्वारा आजादी के क्रम में जो कुछ भी किया गया, उनको कोर्ट में उलझा करके और इस तरह से एविडेंस एक्ट डिवाइस करके कि वो कभी भी निर्दोष न साबित हो सके, ऐसी जो न्याय व्यवस्था बनाई गई मैकाले द्वारा, सिर्फ इसलिए कि प्रत्यक्ष टकराव को कोर्ट के माध्यम से उस पर मिट्टी डाल दिया जाए कि नहीं भाई, न्याय की व्यवस्था है, आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो आप लड़िए मत, आप न्यायालय में जाइए, वहां से आपको न्याय मिलेगा। जबकि वो व्यवस्था सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि वहां पे उस मामले को ठंडा कर दिया जाए और न्याय के नाम पे ठेंगा दिखा दिया जाए। तो वो कानून चलता रहा, वो संविधान चलता रहा, वो एविडेंस एक्ट चलता रहा, वो सीआरपीसी आईपीसी चलती रही, वो एविडेंस एक्ट चलता रहा। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आज तक जो है हमारे यहाँ जो है राज्यसभा में अपॉइंट होते थे। तो ये सब सारी चीजों को कंटिन्यू रखने का मतलब यही था कि आप अपने आप को कहीं से भी स्वतंत्र मत समझो, आप उन नीतियों व्यवस्थाओं को आज भी मानने के लिए बाध्य हो जो हम यहाँ चला चुके हैं। माने इन शॉर्ट आप अभी भी गुलाम हो। बात सही भी है कि यूरोप के देश, एक समय था जब उनकी कॉलोनी पूरा ग्लोब हुआ करता था। कहा जाता था कि उनके राज्य में कभी भी सूरज डूबता नहीं है। तो इतना आसानी से ये स्वतंत्र कैसे कर देंगे? ये मुट्ठी भर लोग थे, सम 100,000 पीपुल, और ये इतने दुनिया भर के देशों को गुलाम बना के रखे हुए थे। तो एक समय आया जब इनको लगा कि संख्या बल में ये इतने कमजोर हैं कि अगर जागृति आ गई तो लोग थप्पड़ थप्पड़ भी अगर मारना शुरू करेंगे तो ये जिंदा नहीं बचेंगे। तो अपने इस दुर्दशा को, अपनी इस अकाल मृत्यु को देखते हुए उन्होंने ये नाटक किया स्वतंत्र करने का। लेकिन इसी नाटक के साथ उन्होंने तुरंत एक पैरेलल दूसरा जो है वो षड्यंत्र किया। और वो षड्यंत्र क्या किया, इसको समझना आज की तारीख में स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों को, युवा नागरिकों को, नई पीढ़ी को जानना बहुत आवश्यक है। इन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया कि चूंकि इनको इतना डिवास्टेट कर दिया गया है, इनकी सोसाइटी को, इनके वैल्यूज को, इनके सिस्टम्स को इतना डिवास्टेट किया जा चुका है कि अब ये फिर से रीऑर्गेनाइज होके एकाएक खड़े नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग भले ही प्रत्यक्ष रूप से इनको गवर्न नहीं करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनका आर्थिक शोषण हम लोग जारी रख सकते हैं, हमारा आर्थिक साम्राज्य बरकरार रह सकता है। अपनी कॉलोनी बनाने के पीछे इनकी मंशा और कुछ तो है नहीं कि कॉलोनीज का विकास करना है या उनको सिविलाइज करना है या उनको डिसिप्लिन करना है। इनकी एकमात्र मंशा थी
कि इनका आर्थिक शोषण करता जारी रखा जाए और इससे जो क्राउन के कॉफर्स हैं उनको लबालब भर के रखा जाए। यही इनका जो है कॉलोनाइजेशन के पीछे जो है मूल मंत्र था। तो इन्होंने ये सोचा कि भले जो है डायरेक्ट कॉलोनी नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक कॉलोनीज इनको बनाए रखेंगे और हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो रियल बेनिफिट है वो हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि क्राउन के कॉफर्स में पहुंचता रहे किसी न किसी तरीके से। तो इसके लिए उस समय की जो भी रॉयल्टीज थी और खास तौर से उस समय जो यूनाइटेड किंगडम हुआ करता था, तो उसने एक ग्रुप बनाया जिसको क्राउन काउंसिल कहते हैं। क्राउन काउंसिल में उस समय ज्यादा लोग नहीं होते थे, रॉयल्टीज होती थी और रॉयल्टीज के बैंकर्स हुआ करते थे बस। प्लस इसमें पोप भी थे, पोप और वेटिकन। पोप बहुत पावरफुल हुआ करते थे। पोप की 18वीं शताब्दी तक अपनी निजी आर्मी हुआ करती थी। ये तो स्पेन में जब सक्सेशन का झगड़ा शुरू हुआ और वेटिकन उसमें इंटरवीन किया, सक्सेशन प्लान एक्चुअली रॉयल्टीज के सक्सेशन प्लान डिसाइड करने लगे थे ये पोप और वेटिकन। तो वो जो है उसमें थोड़ा सा रॉयल्टीज ने ये महसूस किया कि नहीं भाई, अब पोप के पावर्स को थोड़ा सा कर्टेल करने की जरूरत है, इनको कर्ब करने की जरूरत है, नहीं तो ये रॉयल्टीज को नकेल पहना के अपने हिसाब से नचाना शुरू करेंगे। तो वेस्टफेलियन ट्रीटी उसको कहते हैं, स्पेन में जो टकराव हुआ था पोप और रॉयल्टी के बीच में, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा इनके पावर्स कट हुए। तब से ये मतलब हो गया कि थोड़ा कमजोर हुआ चर्च। और वो बावजूद उसके ये आजादी के समय जब ब्रिटेन ने महसूस किया तो उसने जो है एक क्राउन काउंसिल बनाई जिसमें पोप भी हुआ करते थे और रॉयल फैमिलीज के लोग हुआ करते थे जिनकी कॉलोनीज वर्ल्ड वाइड थी, और कुछ अपने बैंकर्स को उन्होंने उसमें रखा जो कि उनकी फंडिंग करते थे। तो चूंकि दुनिया भर में लूट होती थी और लूट का पैसा उस देश में जाता था, तो उस देश में जाने का मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई इस तरह की सरकार थी कि उसके फंड में चला गया। उसका मेजर चंक जो है वो क्राउन के कॉफर्स में जाता था। तो इसलिए क्राउन के पास बहुत पैसा था, वो लोग बहुत रिच हुआ करते थे और क्राउन काउंसिल का गठन हुआ। और क्राउन काउंसिल में जो रॉयल्टीज के लिए बैंकर का काम करते थे, वो क्या नाम था उनका, इट वॉज प्रोबेबली रॉथस्चाइल्ड। रॉथस्चाइल्ड भी रॉयल फैमिली से ही कनेक्टेड थे और इकोनॉमिक गतिविधियों को संभालते थे। तो रॉथस्चाइल्ड जो है यूरोपियन रॉयल्टीज के बैंकर के रूप में उस समय हुआ करते थे। उसके बाद फिर जब इन लोगों को महसूस हुआ कि नहीं भाई, एक बैंकर से काम नहीं चलेगा, दो बैंकर से नहीं काम चलेगा, तो इन लोगों ने अमेरिका की तरफ भी देखना शुरू किया। पहले अमेरिका को ये लोग जो है पावर ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब स्वेज कैनाल वाला मामला आया जिसमें कि मिस्र ने स्वेज कैनाल को नेशनलाइज किया, तो उस समय ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर अटैक कर दिया था, अमेरिका ने मिस्र का साथ दिया था और उस समय ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी हकीकत से दो चार होना पड़ा था। तो फिर इन लोगों ने अमेरिका को भी जो है रिकॉग्नाइज किया और उसको कुछ पावर्स जो है उन्होंने ट्रांसफर किया। तो अमेरिका के आने के बाद से फिर जो है वो और भी इनको बैंकर्स मिल गए, बहुत सारे बिल्डरबर्ग मिल गए और क्या कहते हैं कारगिल मॉन्सेंटो मिल गए, ड्यू प्लांट मिल गए, रॉकरफेलर फैमिली मिल गई, इस तरह से करके वेनगार्ड मिल गए, इस तरह से बहुत सारे से मतलब एक अच्छा खासा ग्रुप हो गया। तो उस समय भले 13 हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ गया। तो इस तरह से क्राउन काउंसिल बनी और क्राउन काउंसिल का ये था कि हमको प्रकट रूप में अपनी कॉलोनीज के खत्म होने के बावजूद भी इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन को जारी रखना है। ये इन्होंने एज ए पॉलिसी डिसाइड किया। दूसरा डिसीजन इन्होंने ये लिया कि इस काम के लिए हम जो है संस्थाएं बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी,
रिस्क का असेसमेंट करेगी, स्ट्रेटजी बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, प्लानिंग करेगी और वो क्राउन काउंसिल के सामने रखेगी। क्राउन काउंसिल उनके प्रॉस एंड कॉन्स को स्टडी करेगी, स्टडी करने के बाद फाइनलाइज करेगी और जो पॉलिसी क्राउन काउंसिल के द्वारा फाइनलाइज की जाएगी वो अब थर्ड स्टेज पे एक राउंड टेबल करके एक स्ट्रक्चर होगी। वो राउंड टेबल की स्ट्रक्चर जो है वो उसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मा उठाएगी। तो इस तरह से 3 टियर स्ट्रक्चर जो है वो अस्तित्व में आया। पहला क्राउन काउंसिल, दूसरा कमेटी ऑफ 300, तीसरा राउंड टेबल। ये 3 स्ट्रक्चर जो है आए। अब इसमें तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस, इवन यूएन और यूएन की तमाम विंग्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जितने ह्यूमन राइट्स वगैरह के हैं, पॉलिसी रिसर्च है, स्ट्रेटेजिक रिसर्च है, इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारा का सारा उस कमेटी ऑफ 300 के अंदर डाला गया। उसमें सोशल ये सब जो है कमेटी ऑफ 300 के अंदर आ गए। जो भी एकेडमिया के माने जाने लोग थे, जिनका सोसाइटी में बड़ा इन्फ्लुएंस था, उस तरह के लोग थे, ये सारे लोग पॉलिसी फ्रेमिंग का, स्ट्रेटेजिक डिटर्मिनेशन का काम करते थे, रिस्क असेसमेंट करते थे और पॉलिसी बना के क्राउन के सामने रखते थे। क्राउन पास करके राउंड टेबल के पास इसको भेजता था इम्प्लीमेंटेशन के लिए। राउंड टेबल में बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, बड़े बड़े बिग बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स हुआ करते थे जो कि इसको करेंगे। सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते थे, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया जो कि एक नैरेटिव सेट करने का काम करते थे। और इन्हीं लोगों ने, चूंकि ये अब्राहमिक फेथ था, तो अब्राहमिक फेथ के ही 2-3 ऑफशूट, जिसमें एक जो है इस्लामिस्ट और दूसरा लेफ्टिस्ट। अब इसी के वर्जन हो गए, कुछ सॉफ्ट हो गया, कुछ हार्ड हो गया, तो उसको रेडिकल कह लीजिए, फंडामेंटल कह लीजिए, कुछ को लिबरल कह लीजिए, कुछ को अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कह लीजिए, कुछ को हार्ड लाइनर इस्लामिस्ट कह लीजिए। तो इस तरह से करके इन लोगों ने इन सारी विंग्स को एक्टिवेट किया ताकि इनके माध्यम से हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा कर सके। जहां लोग हमारी पॉलिसीज को मानने के लिए, हमको अपनी मार्केट का एक्सेस देने के लिए, उनसे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अवसर देने में थोड़ा सा भी आनाकानी करेंगे, तो वहां पे हम इन फोर्सेस को एक्टिवेट करके, माने इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट फोर्सेस को एक्टिवेट करके वहां पे अपहीवल क्रिएट करेंगे, चेंज ऑफ रिजीम करेंगे, वहां पे सिविल वार शुरू करा देंगे। तो ये सब चीजें थी। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर के टॉप पे जो बैठा हुआ वही एक्चुअली डीप स्टेट है। जो डीप स्टेट की आजकल बहुत चर्चा होती है। तो बेसिकली डीप स्टेट का ये स्ट्रक्चर है और इसकी शुरुआत ब्रिटिश रॉयल फैमिली और पोप से होती है और चैथम हाउस ही इसका जो है वो न्यूक्लियस है, एपिसेंटर है। तो ये लोग आज भी वर्ल्ड ओवर अपने विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, चाहे वो ह्यूमन राइट का हो, चाहे फ्री स्पीच का हो, चाहे जेंडर जस्टिस का हो, चाहे एनिमल जस्टिस का हो, चाहे सोशल जस्टिस का हो, चाहे इन्वायरमेंट को लेके हो, ये सब तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस इन्होंने खड़े किए ताकि इनकी ओट में एक अच्छा सा नारा देके हम किसी को भी डिस्टेबलाइज कर सकें, किसी को भी हम घुटने पर ला सकें। तो उसके लिए इन सारे इंस्टीट्यूशंस को पैदा किया गया। तो ये डीप स्टेट का नेटवर्क हर तरफ है और जिसने भी कभी इस डीप स्टेट के नेटवर्क को चैलेंज करने की कोशिश किया तो वो बेमौत मारा गया। भारतवर्ष में भी इस डीप स्टेट का नेटवर्क बहुत मजबूत है। आपको याद होगा कि हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेके और इसरो से लेके तमाम वैज्ञानिक समय समय पे मारे जाते रहे। तो इनका यही है कि कहीं ये स्वावलंबी न हो जाए इन सब क्षेत्रों में, हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करेंगे, आपको उलझा के रखेंगे, आपको जबरदस्ती एट्रोसिटी लिटरेचर छपवाएंगे भाई ये बताने के लिए कि आपके समाज में बड़ा अन्याय होता रहता है, बड़ा शोषण होता रहता है। क्यों? क्योंकि आप इस फर्जी उलझाव में उलझे रहे और आपका ध्यान ही न जाए कि वास्तव में कौन
आपका शोषण कर रहा है, कौन आपको गुलाम बनाए हुए है, कौन आपकी मेहनत का फल ले जा रहा है। तो ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, तो ये अपने ऑपरेट करने के लिए, अब उनकी कैटेगरी में चौथा टियर कौन है? चौथा टियर ये है जो लेबर की कैटेगरी उनके लिए है, कि उनका काम है कि वो उनके लिए लेबर करें और उनके लेबर का सारा बेनिफिट उनके कॉफर्स में जाके जमा हो, और इनको बस बेयर मिनिमम इतना देते रहो कि ये जिंदा रहें, ताकि उनके लिए खटते रहें। अलबत्ता बल्कि उनको जो है कर्ज में रखो, ताकि वो कर्ज की भरपाई के लिए वो खटने के लिए मजबूर रहें। तो इस तरह से उन्होंने जो है ऐसा कुछ कर रखा है कि आम आदमी जो है जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में इस तरह से उलझा रहे कि उसे इस ग्रैंड नरेटिव की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही न मिले, और जो नरेटिव वो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से चलाएं, उसी में देख के आपस में ही अपने ही भाइयों को अपना दुश्मन समझ के उन्हीं के साथ लड़ता रहे और डिवाइड एंड रूल उनका राज्य चलता रहे। तो हमें इससे उबरना है। तो उनकी दृष्टि में जो 4th टियर है ना, वो डेड स्लेव्स हैं, जो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि वो उनके लिए खटते रहें, उनकी तिजोरी भरते रहें, उनके अपने जीवन का कोई महत्व नहीं, वो जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दे आर वन हु डोंट कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी, टू देयर कॉफर्स, एंड हेंस दे आर लाइबल टू बी एलिमिनेटेड। तो उनका उसके लिए भी एक कैटेगरी बना दिया है कि जो इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो उनके कॉफर्स को भरने में मदद नहीं करते हैं, उनका बोझ उठाने के लिए धरती के पास रिसोर्सेज नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए धरती के रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, इसलिए दोज हु आर अनप्रोडक्टिव दे आर लाइबल टू बी एलिमिनेटेड। तो ये तो उनका दृष्टिकोण है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका चेहरा इतना गंदा है कि आदमी को नफरत से भी आगे जाके कोई कैटेगरी इजाद करनी होगी उनको डिस्क्राइब करने के लिए, कि उनके लिए जो उनके काफिर्स को भरने में मददगार नहीं है, उनका बोझ ये धरती नहीं उठा सकती है, उनको दे हैव टू बी कल्ड। जैसे मुर्गी फार्म में होता है कि जो मुर्गियां अंडा देना बंद कर देती हैं उनको मार दिया जाता है। तो सेम प्रिंसिपल दे आर अप्लाइंग हियर आल्सो। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे सामने जब वो हमारे पूर्व सीडीएस बहुत महान आत्मा थे, जहां भी हो उनको भगवत कृपा प्राप्त होती रहे, उन्होंने बड़े खुले शब्दों में कहा था, श्री बिपिन रावत जी बड़े खुले शब्दों में कहा था कि हमारे पास 2 फ्रंट वार नहीं है, बल्कि 2.5 फ्रंट वार है। तो हाफ फ्रंट में वो हमारे देश के अंदर छिपे हुए ऐसे तत्वों की बात करते थे जो उस तरह के फालतू नैरेटिव्स को और प्रोपेगेट करते हैं, आपसी विद्वेष को बढ़ाते हैं, भाईचारे को तोड़ते हैं, यहाँ की बेसिक जो संस्कृति रही है उसका अवमूल्यन करते हैं, उसकी अवमानना करते हैं और आयातित विचारधारा को थोपने का प्रयास करते हैं। वो मार्क्सिस्ट थियोलॉजी में हमेशा जैसे बाइनरीज में सोचना होता है, तो हमेशा एक ऑपरेसर है, एक ऑपरेस्ड है। हमारे यहाँ ये बाइनरी में सोचने की परंपरा ही नहीं रही है। वी आर बियॉन्ड बाइनरीज। हमारा अद्वैत सिस्टम ऐसा कि जिसमें द्वैत अद्वैत सब जाके समाहित हो जाते हैं। तो हमारी सोच दूसरे तरह की है, जहां पे सबका समाहार होता है, एक ऐसी बृहत्तर सत्ता है जहां पे सारे विरोधों का उपशम होता है और वहां से तमाम तरह की डाइवर्सिटी पनपती है, फूटती है, और इसलिए वो पनपती है कि सब सारे सेट्स का आनंद लिया जाए। तो हमारी विचारधारा इस तरह की। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है। कोई भी देश ऐसा तो नहीं है कि अचानक से हमारे ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि हमला करेगा तो हम भी जवाब दे सकते हैं, हमारे पास भी सेनाएं हैं, हथियार हैं। और अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा हुआ कि हम बहुत कमजोर पड़ गए और बिल्कुल तबाह होने के कगार पे आ गए, तो वी हैव द ऑप्शन टू न्यूक देम। तो उस सूरत में तो अगर हम गए तो तुम भी जाओगे भाई। तो अब प्रत्यक्ष रूप से उस तरह का वार
इसकी संभावना बहुत कम है। तो बचता क्या है आपसे? ये हमारे आपके बीच में छुपे हुए ये जो गद्दार प्रजाति है, इन्हीं को अपना मोहरा बना के, इन्हीं को पैसे का प्रलोभन देके, सत्ता का प्रलोभन देके, वासना का प्रलोभन देके, कुछ भी करके वो इन्हीं को आगे करेंगे मोहरा बना के, और अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। और ये भी तय है कि अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद वो इनको भी नहीं छोड़ेंगे। दे विल बी द फर्स्ट कैजुअलिटी, बिकॉज वो इनको यूजफुल इडियट्स मानते हैं, और अपना लक्ष्य पाने के बाद सबसे पहले इन्हीं को एलिमिनेट करते हैं। जैसे कांग्रेस ने क्या किया, जब वो सत्ता के नजदीक पहुंची तो जितने भी राष्ट्रवादी थे, हिंदुत्ववादी थे, सनातनी थे, है ना, उन सबको एलिमिनेट करना शुरू किया, और जितने दोगले चरित्र के गद्दार थे उनको जो है वो आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी तरह से केजरीवाल ने किया। यह हमारा लेटेस्ट उदाहरण है कि अन्ना आंदोलन से प्रभावित होकर बड़ी अच्छी मनसा वाले भले मानुस लोग जो है, पढ़े लिखे और अच्छे लोग आए उस आंदोलन में। लेकिन जो ही सत्ता मिली, केजरीवाल ने क्या किया, उन सारे लोगों को जो एक अच्छी सोच, अच्छी मनसा से आप पार्टी में शामिल हुए थे, उनको दरकिनार किया, और देश के लफंगों लुच्चों को उन्होंने जो है उपकृत किया। आज नतीजा यह है कि पूरी पार्टी जेल में है। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो हमें सावधान रहना है। बात यहां से शुरू हुई थी कि हम जो है क्यों रक्षाबंधन को मनाते हैं। आज की तारीख में इसका रेलेवेंस क्यों ज्यादा है कि ये रक्षा का प्रण हमको लेना पड़ेगा। हर घर के हर समर्थ सदस्य को एक अपने आप में सेना बनना पड़ेगा, और उसको अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने परिवेश की सुरक्षा का जिम्मा उठाना पड़ेगा, ताकि हमारे राष्ट्र के जो नायक हैं, हमारे राष्ट्र की जो सेनाएं हैं, आंतरिक संकटों की तरफ से निश्चिंत होकर बाह्य संकटों का सामना कर सकें। क्योंकि आज के सामने हमारे पास चीन और पाकिस्तान के अलावा एक बड़ा चैलेंज इस डीप स्टेट की हेजेमोनी का हो, क्योंकि आज हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, और वो हर तरह से चाहेंगे कि इस देश को जो है डिस्टेबलाइज किया जाए। अभी उन्होंने पाकिस्तान में किया, अभी बांग्लादेश में किया, तमाम देशों में करते रहते हैं, और उनकी कोशिश बिल्कुल है कि भारतवर्ष को भी डिस्टेबलाइज किया जाए। तो इसलिए मैं आप सारे लोगों से इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विशेष रूप से अपील करूंगा कि रक्षा को लेके कतई लापरवाह नहीं होना है, और हमें भी अपने परिवार, अपने समाज, अपने परिवेश और अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्थ बनाए रखना है। समर्थ अगर नहीं बना पाए हैं तो आगे से हमको बनाना है, अपने समाज को एकजुट करना है, और उसके अंदर उस स्पार्क को जगाना होगा जिसके सामने कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत न कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।